आप सभी आर्मी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए विज्ञान के साइंस के टॉप 100% आज हम करने वाले हैं और जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। देखिए, मुझे पता है आप सभी यार रीजनिंग के मैराथन क्लास का इंतजार कर रहे थे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अपडेट दे दिया था कि 2 दिन भाई आंधी बरसात की वजह से है, वो लाइट नहीं आई थी जिसकी वजह से क्लास नहीं रिकॉर्ड हो पाई, तो इसलिए आज मैराथन नहीं आएगी। मैराथन मैं कोशिश करूंगा कल डालने के लिए, ठीक है। और अगर आज भी लाइट नहीं आई तो क्लास जरूर आएगी, क्लास मिस नहीं करेंगे, मैराथन बाद में आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आज वाले में आपको साइंस पढ़ना है, विज्ञान पढ़ना है। आपको पता है कि 15 क्वेश्चंस आपके यहां से आने वाले हैं और 15 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें तो 30 नंबर का आपका ये रहने वाला है। तो आज वाली क्लास में मैंने सभी टाइप के क्वेश्चंस रखे हैं जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, चाहे वो आपका इजी लेवल का क्वेश्चंस हो, चाहे वो हार्ड लेवल का क्वेश्चंस हो। सभी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं और आप इसको एक टेस्ट की तरह लेना है। और इसमें बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं आज वाली में। तो क्लास को ध्यान से देखते रहना और आंसर करते हुए चलना, ताकि आपको भी पता चल जाए कि आपकी कितनी तैयारी है और हमें भी पता चल जाएगा। देखो, बल का एसआई मात्रक क्या है, फोर्स का एसआई मात्रक। देखो, एसआई मात्रक से क्वेश्चन आता ही है, इसलिए मैं बार बार हर साइंस के टेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एसआई मात्रक से करवाता हूं ताकि आपको सारे याद हो जाएं। बार बार रिपीट करेंगे तो अपने आप याद हो जाएंगे। तो क्या है बल का एसआई मात्रक, क्या हो जाएगा, फोर्स का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा। तो फोर्स का हो जाएगा भाई आपका न्यूटन। क्या हो जाएगा, फोर्स का क्या हो जाएगा, न्यूटन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मिरर के रूप में वाहनों के रियर व्यू, मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। जो वाहन होते हैं, चाहे आपकी बाइक हो गई, गाड़ी हो गई, ट्रक हो गया, जो भी हो गया, उसका जो साइड मिरर होता है उसमें कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है। मैंने बार बार आपको समझाया कि उसमें हम क्या करते हैं कि बड़ी वस्तुओं को छोटा करके देखते हैं ताकि हमें स्पष्ट दिखाई दे सके और ज्यादा दूर का दिखाई दे सके। तो उसके लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, कन्वेक्स लेंस का है वो प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये फिक्स सेम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं होता। ये नहीं बोलूंगा कि ऐसे आएंगे, नहीं, ऐसे ही आते हैं, इन्हीं में से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखो, दूसरा एसआई का है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत धारा का 2 पूछे जाते हैं, एक तो आपका विद्युत धारा हो गया और एक आगे हम करेंगे, ठीक है। तो आप बताओ पहले विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक हो जाएगा आपका एम्पियर, ठीक है। विद्युत धारा का क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। अब आते हैं अपने थोड़े अच्छे क्वेश्चन, एसआई मात्रक वाले तो हमने 2-3 कर लिए और आगे भी कर लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है। ऐसे क्वेश्चंस जब भी आपके एग्जाम में आए तो आपको ध्यान से पढ़ना है कि आपसे सुचालक पूछा है या आपसे कुचालक पूछा है। इस बात को आपको जरूर ध्यान रख लेना है, ठीक है, कि आपसे सुचालक पूछा है या कुचालक पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तांबा। क्या हो जाएगा, तांबा। मैंने आपको बताया था कि धातुएं हैं वो विद्युत की क्या होती हैं, सुचालक होती है। क्या होती है, विद्युत की सुचालक। लेकिन जो अधातु होती है वो क्या होती है, विद्युत की कुचालक होती है। तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। ये चमकदार होती है, ये चमकदार नहीं होती है, ठीक है जी। तो धातुएं क्या हो जाएंगी, विद्युत की सुचालक हो जाएंगी। और यहां से आपको एक बात और पता चल गई, क्या कि भाई प्लास्टिक है वो विद्युत का कुचालक होता है, लकड़ी है वो विद्युत का कुचालक होती है, रबड़ है वो विद्युत का कुचालक होता है। क्योंकि ये बार बार आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं कि रबड़ क्या होगा, विद्युत का कुचालक होगा या सुचालक होगा, ठीक है। या आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा विद्युत का कुचालक है, तो याद कर लो, लकड़ी हो गया, रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया। तभी तो आपने देखा होगा कि जो भी बिजली का काम करते हैं वो रबड़ वाले, प्लास्टिक वाले क्या पहनते हैं, दस्ताने पहनते हैं, ग्लोव्स पहनते हैं, ठीक है, ताकि उनको बिजली का शॉक ना लगे, ठीक है। कुचालक का मतलब होता है जिसके अंदर से नहीं जाता और सुचालक होता है जिसके अंदर से प्रवेश किया जा सकता है, ठीक है। प्रकाश की गति किसमें अधिक होती है,
प्रकाश की गति सबसे ज्यादा किसमें होती है, ये आपको बताना है। तो प्रकाश की गति है वो सबसे ज्यादा किसमें होती है, निर्वात में होती है, वैक्यूम में होती है प्रकाश की गति। और हमसे ऐसा ही क्वेश्चन एक और आता है, ध्वनि की गति हमसे पूछता है जो सबसे ज्यादा किसमें होती है, ठोस में होती है। और ऑप्शंस में आपको इस्पात दिया जाता है, ठीक है। और वो किसके लिए है, ध्वनि के लिए है, साउंड के लिए है। ये वाला क्वेश्चन भी बार बार आपका रिपीट हो रहा होता है। तो प्रकाश की गति सबसे अधिक किसमें हो जाएगी, निर्वात में क्या हो जाएगी, सबसे अधिक हो जाएगी प्रकाश की गति। चलो, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, इजी क्वेश्चन लग रहा होगा लेकिन काफी बार आपके एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो पानी का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, पानी का हो जाएगा भाई H2O। क्या हो जाएगा, H2O, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1, H2O। अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, बार बार ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है। तो जो अग्निशामक यंत्र होते हैं उनमें कौन सी गैस होती है, तो उनमें होती है भाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब यहां पर जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे ना, लगभग 100 क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। तो ये सारे के सारे क्या कर लेने हैं, आपको याद कर लेने हैं, अपने दिमाग में सेट कर लेना है। बात समझ में आ रहा, कोई भी क्वेश्चंस आपको नहीं छोड़ना है, ऐसा कोई भी क्वेश्चंस नहीं होना चाहिए जो आप छोड़ के चलो। सारे एग्जाम्स में आते हैं। ये तो आपको पता है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है भाई। ये क्वेश्चंस बार बार आ जाता है, ठीक है। अब ये देखो, अच्छा क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, अपने ब्लड में पाया जाता है, रक्त में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, रक्त में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, आयरन होती है, लोहा होता है। क्या होता है, लोहा होता है। हड्डियों में कौन सी धातु पाई जाती है, आपसे पूछे हड्डियों में, सॉरी धातु नहीं, हड्डियों में आपको पूछे कि हड्डियों में क्या पाया जाता है, ठीक है। जो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, बनाता है, तो वो होता है कैल्शियम, ठीक है। और आगे बढ़ो, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आपके एग्जाम्स में आया हुआ है। मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है, ठीक है। तो मानव शरीर का जो सबसे कठोर पदार्थ होता है वो होता है आपका एनामेल। क्या होता है, एनामेल, जिसको हिंदी में दंतवल्लक बोला जाता है। दंतवल्लक यानी जो हमारे दांत के ऊपर जो होता है ना, जो दांत के ऊपर वाली जो परत होती है वो सबसे कठोर होती है, सबसे मजबूत होती है, ठीक है। तो एनामेल है ये भाई, आग में भी नहीं जलते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एनामेल हो जाएगा, दंतवल्लक हो जाएगा। दांत सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं क्योंकि उनके ऊपर वाली जो परत होती है एनामेल की, वो बहुत ताकतवर होती है। कोशिका का कौन सा अंग कोशिका का पावर हाउस कहलाता है, तो कोशिका का पावर हाउस क्या हो जाएगा, सभी ने बार बार याद किया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया है वो कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग में होता है, देखो आपके एग्जाम्स में फिजिक्स भी आएगी, केमिस्ट्री भी आएगी, बायोलॉजी भी आएगी, पर्यावरण से भी संबंधित क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, इन्वायरमेंट से संबंधित। तो सारे के सारे अपने को यहां पर मिलने वाले हैं, ठीक है। आज वाली में मैंने पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चंस भी रखे हैं, पर्यावरण, ठीक है, समझ जाओ भाई, पर्यावरण से संबंधित है। चलो, प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग में होता है, तो प्रकाश संश्लेषण किससे होता है, पत्तियों से होता है। किससे होता है, जो हमारी पत्तियां होती है, जो लीफ होती है, उनसे प्रकाश संश्लेषण होता है। आगे बढ़ते हैं कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है, जिसको फ्री का विटामिन भी कहा जाता है। फ्री का विटामिन क्यों, क्योंकि ये सूर्य की किरणों से हमें प्राप्त हो रहा होता है। तो सुबह के टाइम पे सूर्य की किरणें लिया करो, जिससे विटामिन डी आपको मिलेगा, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कितनी बार याद हो चुका है, तो लीवर हो जाएगा, यकृत हो जाएगा, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अभी देखो शुरुआत हुआ है, तो इसलिए आपको लग रहा होगा कि जो क्वेश्चन हमने काफी बार पढ़े हैं वही आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अभी शुरुआत है। मैंने बोला ना कि इजी जो आपको लगेंगे, इजी वो भी हैं, मॉडरेट लेवल के भी हैं, और हार्ड लेवल के भी आपके लिए रहने वाले हैं, क्योंकि पेपर में 15 क्वेश्चंस आएंगे, सारे अलग अलग प्रकार के आते हैं। तो अब इसका आंसर कीजिए कि ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है,
तो ये तो सभी को पता है, अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती हैं, यूवी रेज होती हैं, पराबैंगनी की जो किरणें होती हैं उनसे बचा रही होती है। ठीक है, तो यूवी रेज से बचाती है ओजोन परत, पराबैंगनी किरणों से, अल्ट्रावायलेट रेज बोला जाता है उनको। ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण क्या है, या ओजोन परत के क्षरण का, यानी कि जो ओजोन परत को नुकसान हो रहा है, उसको क्षति पहुंच रही है, उसका प्रमुख कारण क्या हो जाएगा? तो उसका प्रमुख कारण हो जाएगा भाई CF से, क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन्स हैं उसकी वजह से जो हमारी ओजोन परत है, जिसको हम रक्षा कवच भी बोला जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, रक्षा कवच या रक्षात्मक, क्या बोला जाता है उसको, रक्षात्मक परत। ठीक है, रक्षात्मक हो गया ना, हाँ बस, तो रक्षात्मक परत भी बोला जाता है उसको। रक्षा कवच है, सुरक्षा कवच है हमारे लिए। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो जब प्रकाश संश्लेषण होता है उस समय कौन सी गैस निकलती है? जब हम सांस लेते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो एग्जाम में ऐसे पूछा जाए कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, श्वसन के दौरान, जो बार बार एग्जाम्स में आता है, तो हम सांस लेते हैं तो कौन सी गैस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, तो आंसर होता कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो प्रकाश संश्लेषण कौन करते हैं, पेड़ पौधे, और पेड़ पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं, ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, जिसको हम ग्रहण कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से आपको याद रख लेना है, श्वसन पूछेगा तो कौन सी गैस आती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन। कंफ्यूज नहीं होना, एग्जाम में जैसे क्वेश्चंस आए वैसे ही आंसर आपको करना है। शर्करा को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो शर्करा होता है, स्टार्च होता है, ठीक है, उसको अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, बताइए। तो इसका क्या हो जाएगा, शुगर को अल्कोहल में बदला जाता है तो किण्वन प्रक्रिया के द्वारा बदला जाता है, फर्मेंटेशन के द्वारा। ठीक है, आपने सुना होगा ना कि भाई जो अल्कोहल है, मतलब शराब कैसे बनती है, कि भाई जो भी गेहूं हो गया, जौ हो गया, बाजरा हो गया, या जिसकी भी बन रही होती है, उसको गलाया सड़ाया जाता है, और गलेगी सड़ेगी कैसे, वो सड़ेगी फर्मेंटेशन से। ठीक है, तो इस तरीके से शराब बनती है। तो समझ लो शराब कैसे बनती है, तो अब पीते हो तो छोड़ देना, वैसे तो आपकी एज नहीं है अभी, ठीक है, और पियोगे तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो भाई। कौन सी रक्त वाहिकाएं ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है? कौन सी रक्त वाहिकाएं हैं जो ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती हैं, बताइए। ठीक है, दो में तो आपको कंफ्यूजन होगा ही नहीं, बस इन्हीं में तो कंफ्यूजन है। बताइए कौन सा हो जाएगा ऑक्सीजन युक्त? तो ये हो जाएगा धमनियों में, इसमें होता है भाई ऑक्सीजन युक्त, बिल्कुल ऑक्सीजन प्योर। ठीक है, खून किसमें होता है, धमनियों में होता है। कौन ले जाती है, धमनियां ले जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन से विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। मुझे पता है कि कुछ स्टूडेंट बोल रहे होंगे सर जी टॉपिक वाइज आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए। तो देखो मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आपके लिए प्लान पूरा बना रखा है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि अपनी चैंपियन सीरीज के तहत बहुत कुछ आने वाला है। ठीक है, अरे कहां गई फोटोज, नहीं है क्या, इसी में है? अच्छा इसी में है, तो मैं आपको बाद में दिखा दूंगा, लास्ट में दिखा दूंगा। चलो एक बार दिखा देते हैं, 22 नंबर है ना, ताकि आपको जो स्टूडेंट है ना, जो पढ़ रहे हैं, उनको ये ना लगे कि सर मेहनत नहीं कर रहे, सिर्फ हर बार प्रैक्टिस ही करवा देते हैं। देखो आपके लिए जीव विज्ञान की मैराथन क्लास आने वाली है, जीव विज्ञान की मैराथन आएगी, इसमें आपके सारे टॉपिक्स कवर हो रहे होंगे। ऐसे ही आपकी रासायनिक विज्ञान की आएगी, केमिस्ट्री की, ऐसे ही आपकी भौतिक विज्ञान की आने वाली है, समझ रहे हो। तो मेहनत आपके लिए पूरी चल रही है, आपके सिलेक्शन के लिए पूरी मेहनत की जा रही है। तो आप भी किसी दिन भी क्लास मिस मत करना, मेरी तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी। और आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दो। अब ज्यादा समय आपके पास नहीं बचा हुआ है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो जैसे ही अब नेवी का एग्जाम हो जाएगा, नेवी एमआर का, फिर आपका आर्मी अग्निवीर का कभी भी किया जा सकता है। तो समझ रहे हो, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम, मैंने आपको रासायनिक नाम भी सारे याद करवाए हुए हैं ना। तो विटामिन सॉरी, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा, समझ रहे हो। चलो आगे है आपका कोशिका विभाजन की प्रक्रिया कहलाती है। कोशिका विभाजन की, भाई 35 नंबर नहीं है,
ठीक है, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया कहलाती है। तो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है समसूत्री विभाजन। उसको क्या कहा जाता है? समसूत्री विभाजन कहा जाता है कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को। आगे बढ़ते हैं। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका है, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कितनी बार करवाया है सिरका आपको? ठीक है, जो विनेगर होता है, ठीक है, आपने सिरके वाले प्याज खाए होंगे ना, हाँ, वो जो लाल लाल कलर के हो जाते हैं वही विनेगर वाले प्याज, सिरका वाले प्याज। ठीक है, उसमें बीट रूट डाल के वो कलर किया जाता है। जो कलर होता है ना, वो बीट रूट की वजह से होता है, सिरका की वजह से नहीं होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। आगे देखिए कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो साधारण नमक सभी को पता है। आपको क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। तो NaCl हो जाएगा, जिसका नाम पूछे तो क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं कि किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? तो हंसाने वाली गैस है वो किसे कहा जाता है? हंसाने वाली गैस। तो ये तो कितनी बार याद करवा दिया मैंने, 2-4 बार तो याद करवा ही दिया आपको, क्योंकि एग्जाम्स में आता है, बार बार आया है। तो क्या बोला जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड, या N2O भी लिख देता है ऑप्शंस में, तो याद रख लेना। तो क्या हो जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड है, जिसको हंसाने वाली गैस बोला जाता है, लाफिंग गैस बोला जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा उपकरण बदलता है? याद करो। यानी जो मैकेनिकल एनर्जी होती है उसको किस में बदलता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो किस में कौन बदलता है? तो ये हो जाएगा भाई अपना जनरेटर। कौन हो जाएगा? जनरेटर हो जाएगा। ठीक है, जनरेटर हो जाएगा। आगे चलते हैं। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? ये पर्यावरण साइंस का क्वेश्चन है भाई, पर्यावरण अध्ययन का है। ठीक है, पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन काफी बार आपके एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित हो जाएगा? तो चिपको आंदोलन क्या था कि उस समय वन संरक्षण से संबंधित हो जाएगा। किससे? वन संरक्षण से संबंधित हो जाएगा कि जंगलों को काटा जा रहा था। तो उस समय लोगों ने क्या किया था? पेड़ों को चिपक चिपक कर उनकी जान बचाई थी, और खुद को, जीवन को भी कई लोगों ने बलिदान कर दिया था। ठीक है, तो इसलिए ये चिपको आंदोलन प्रसिद्ध है, बार बार एग्जाम्स में आता है। तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण से, यानी पेड़ पौधों को बचाने से संबंधित है। चलो आगे बढ़ते हैं। बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? तो जो बायोगैस होती है उसका मुख्य घटक क्या हो जाएगा? तो भाई मीथेन है, वो बायोगैस का क्या हो जाएगा? मुख्य घटक हो जाएगा मीथेन। बहुत इंपॉर्टेंट है। आवर्ती की इकाई क्या है? देखो मीथेन वाला है ना, बायोगैस वाला, बार बार एग्जाम्स में देखा गया है, काफी बार आया है, तो याद रख लेना। बायोगैस के लिए सबसे प्रमुख क्या हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा। चलो, आवर्ती की इकाई क्या होती है? आवर्ती को, फ्रीक्वेंसी को किस में मापा जाता है? तो इसको हर्ट्ज में मापा जाता है। हर्ट्ज लिख दे, HZ लिख दे, या हर्ट्ज लिख दे, कैसे भी लिखा हो कर देना। ठीक है, इसको HZ भी लिख दिया जाता है। आगे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होगी? बताओ, तो कौन सा नियम कहता है? आपको पता है कि न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन थर्ड लॉ। एक क्लास में मैंने आपको सारे कानून याद करवाए थे ना, लो। ठीक है, कानून नहीं नियम। ठीक है, कानून तो हम उसमें बोलेंगे पॉलिटी में, इसमें नियम बोलेंगे। तो मोस्टली जो जो एग्जाम्स में आते हैं ना, सारे के सारे उस वाली क्लास में हैं, तो चेक कर लेना। साइंस की प्लेलिस्ट में वो शायद मिल जाएगी, नहीं होगी तो मैं डाल दूंगा। उसमें हार्ड क्वेश्चंस हैं, तो वो बहुत जरूरी है। मूवी प्रोजेक्टर में प्रयुक्त लेंस क्या होता है? मूवी प्रोजेक्टर में, जो मूवी प्रोजेक्टर होता है उसमें, तो मूवी प्रोजेक्टर में क्या होता है कि बहुत बड़ी बड़ी चीजों को छोटा करके उसमें स्टोर किया जाता है ना, तो क्या हो जाएगा? इसके लिए कौन सा हो जाएगा? उत्तल। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा, स्पष्ट देखने के लिए। चलो, चंद्रयान 3 ने भारत को चंद्रमा के खालिस्तान ध्रुव के पास उतरने वाला पहला देश बनाया। तो जो हमारा चंद्रयान 3 गया था, जो हमारे देश के लिए बहुत प्राउड की बात है,
तो वो हमें कौन से ध्रुव पर लेके गया था जिस पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बन गया था? ये पर्यावरण साइंस का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साउथ पोल पर। कौन से पोल पे लेके गया था भाई? साउथ पोल पर जाकर हमारा चंद्रयान 3 है वो उतरा था, और उस पर उतरने वाला हमारा देश पहला देश बन गया था। ठीक है, साउथ पोल पर। आगे बढ़ते हैं कि कौन सा हार्मोन नींद चक्कर को नियंत्रित करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज के टाइम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में आएगा। तो कौन सा हार्मोन है जो नींद चक्कर को नियंत्रित करता है? तो क्या बोला जाता है? मेलाटोनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन हो जाएगा? मेलाटोनिन हार्मोन हो जाएगा। ठीक है, जो हमारे नींद के चक्कर को नियंत्रित करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आजकल बहुत सारे लोगों को समस्याएं आती हैं, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। मुख्य ग्रीन हाउस गैस है, तो मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो ये आप सभी को पता है कौन सी हो जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो क्या हो जाएगी? मुख्य ग्रीन हाउस गैस है। चलो आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ? ये भी पर्यावरण का है, इन्वायरमेंट का है। तो स्वच्छ भारत अभियान है वो गांधी जी के जयंती के ऊपर शुरुआत किया गया था। तो गांधी जयंती हम 2 अक्टूबर को मनाते हैं, तो 2 अक्टूबर 2014 को। इस तरीके से कर लेना, अगर एक ऑप्शन में 2 अक्टूबर है तो वैसे ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी स्वच्छ भारत अभियान का। ठीक है, आगे आपका बंसेन बर्नर किस गैस का उपयोग करता है? जो बंसेन बर्नर सिद्धांत है वो किस गैस का प्रयोग करता है? तो ये करता है भाई प्राकृतिक गैस का। ठीक है, नेचुरल गैस का प्रयोग करता है, नेचुरल गैस का, प्राकृतिक गैस का। आगे बढ़ते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल का लक्ष्य क्या कम करना था? ठीक है, जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये इंपॉर्टेंट है। क्योटो प्रोटोकॉल है, इसका लक्ष्य क्या था? किस चीज को कम करना था बताइए? तो इसका लक्ष्य था कि भाई ग्रीन हाउस गैसें हैं उनको कम किया जाए ताकि हमारी जो ओजोन परत है वो ज्यादा नुकसान में ना पहुंचे। ठीक है, तो इसका लक्ष्य था भाई ग्रीन हाउस गैसों को कम करना। चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो याद कर लो, बार बार आपके एग्जाम्स में आपको देखने के लिए मिलते हैं। डायरेक्ट आते हैं तो डायरेक्ट याद कर लो कि 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? नैनोमीटर है वो कितने मीटर के बराबर होता है ऐसे पूछा जाता है, तो 10 की पावर -9 मीटर के बराबर होता है। याद कर लो कि नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? 10 की पावर -9 मीटर के बराबर होता है, बार बार एग्जाम्स में आया हुआ है। उसके बाद अगला है कि विटामिन B3 की कमी से क्या होता है? तो विटामिन B1 वगैरह तो आप याद कर लेते हो, लेकिन B3 एग्जाम्स में आता है। तो विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? त्वचा रोग होता है। ठीक है, कौन सा रोग होता है? त्वचा रोग होता है, जिसको पेलाग्रा बोला जाता है। आगे है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये कल्पना चावला जी हो जाएंगी, जो कहां से थी? हरियाणा के करनाल से थी। उसके बाद है हंसाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रस ऑक्साइड आपने पढ़ा था, लेकिन N2O भी एग्जाम्स में दिया जाता है, मैंने आपको बताया था। तो याद कर लेना हंसाने वाली गैस कौन सी हो जाएगी? N2O हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B3 की कमी से अभी हमने पढ़ा था, विटामिन B1 पूछता है। तो विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी होता है। विटामिन C की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन D की कमी से रिकेट्स होता है, विटामिन A की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि क्या है कि एंटासिड में क्या होता है, ये अपने को बताना है। एंटासिड में क्या होता है बताइए? एंटासिड में क्या होता है? तो एंटासिड में सोडियम क्लोराइड होता है? नहीं होता भाई ये तो। ठीक है, एंटासिड में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, बिल्कुल होता है। कैल्शियम कार्बोनेट ये भी होता है। अच्छा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी और सी दोनों। तो एंटासिड में क्या होता है भाई, ये याद कर लेना। ठीक है, ऑप्शंस आगे पीछे हो सकते हैं, अब इसका बी और सी थोड़ी ना याद करोगे, आपको ये याद करना है कि एंटासिड में क्या क्या होता है। तो मैग्नीशियम, आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, और इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, सोडियम नहीं, सोडियम वो वाला ध्यान आ गया, NaCl सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो एंटासिड में क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट होता है। आगे बढ़ते हैं। नमामि गंगे परियोजना का उद्देश्य है,
जो नमामि गंगे परियोजना है, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था भाई गंगा की सफाई करना। क्या करना? गंगा की सफाई करना। नमामि गंगे परियोजना, याद कर लो, गंगे लिखा हुआ है तो गंगा की हो जाएगी। ठीक है, गंगा की सफाई के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। रक्त में कैल्शियम स्तर की कौन सी ग्रंथि नियंत्रित होती है? देखो बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, एनवायरमेंट वाले क्वेश्चंस नहीं पढ़ते और एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, इनको जीके में भी इंक्लूड कर लिया जाता है आपका, और साइंस में भी, और आज के समय में ये साइंस में ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने साइंस वाली क्लास में ये रखा है। ठीक है, रक्त में कैल्शियम स्तर को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? तो क्या हो जाएगा? पैराथायराइड जो ग्रंथि होती है वो नियंत्रित करती है रक्त में कैल्शियम के स्तर को। ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि रक्त में कैल्शियम भी पाया जाता है, हड्डियों में कैल्शियम पाया जाता है, हमारे शरीर में काफी कैल्शियम है। ठीक है, और कैल्शियम की जरूरत हमें होती है, तो इसलिए बच्चों को दूध पिलाया जाता है। ठीक है, तो दूध में कैल्शियम पाया जाता है। इसके अलावा अगर जो सीड वगैरह होते हैं उनमें भी कैल्शियम होता है। जीवाश्म का अध्ययन का कहलाता है। ठीक है, जीवाश्म का अध्ययन कहलाता है, या जीवाश्म का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो किसमें किया जाता है? जीवाश्म विज्ञान में किया जाता है। लेकिन यहां पर जीवाश्म विज्ञान नहीं लिखा हुआ, यहां पर लिखा हुआ है जीवाश्म की, तो दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं कि वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? वृक्क की आपको बताना है। सॉरी। ठीक है, वृक्क की कार्यात्मक इकाई कौन सी है? तो यहां पर कौन सा हो जाएगा? नेफ्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? नेफ्रॉन हो जाएगा। वृक्क का मतलब क्या होता है? किडनी। ठीक है, और किडनी, चलो किडनी का एक क्वेश्चन और आगे आएगा जो आपके एग्जाम्स में आता है कि बायोगैस में मुख्यतः होता है। बायोगैस में क्या होता है भाई? बायोगैस में, तो बायोगैस में अभी हमने पढ़ा था मीथेन होता है। मुख्य रूप से क्या होती है? मीथेन होती है बायोगैस में। एक क्वेश्चन से ये देख लो क्या है, बीच बीच में रैपिड फायर वाले क्वेश्चंस भी हमने रखे हैं, जो लास्ट में जब साइंस का रिवीजन करेंगे ना, लास्ट रिवीजन, उसमें सारे रैपिड फायर वाले होंगे जो आपके एग्जाम्स में आता है। तो यहां पर देख लो कि 1 किलोवाट पर घंटा कितने जूल के बराबर होता है? तो 3.6 गुना में 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है, याद कर लेना। ठीक है, और नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर था? 10 की पावर -9 मीटर के बराबर था, ये याद रख लेना। ठीक है, ये बार बार एग्जाम्स में आने वाले। ठीक है, चलो आगे है कि फ्यूज तार किससे बना होता है? जो फ्यूज का तार होता है वो किससे बना हुआ होता है? बताओ। तो फ्यूज का तार है वो किससे बना हुआ होगा? जो अपने तार लगाते हैं ना फ्यूज वाले। ठीक है, यानी कि फ्यूज का मतलब है कि जिससे क्या बोलते हैं उसको, कि कोई भी जहां पर यूज करते हैं, जैसे अपने घर पे बोर्ड लगा हुआ होगा तो उसमें एक तार लगाया जाता है। इस तरीके से जो तार बने होते हैं वो किस चीज का बना हुआ होता है? तो वो बना हुआ होगा निम्न गलनांक का। ठीक है, उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक का बना हुआ होगा, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फ्यूज तार किससे बना होगा? आगे बढ़ते हैं कि कार्य की इकाई किसके समान होती है? तो कार्य की इकाई क्या होती है? जूल होती है, तो क्या हो जाएगी? ऊर्जा की हो जाएगी, एनर्जी की हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब है किस यंत्र से मापा जाता है? एक सेकंड के लिए इस वाले क्वेश्चंस में मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, तो इसको स्टार लगा के देख लेना, बताना भाई कमेंट के में, वरना मैं चेक करके आपको बता दूंगा। अभी थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है कि निम्न गलनांक आएगा या उच्च गलनांक आएगा, थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, मैं आपको अगली क्लास में कंफर्म कर दूंगा। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो जो वायुमंडलीय दाब होता है वो किसके मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम्स में आता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जो वायुमंडलीय दाब होता है वो बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। आगे बढ़ते हैं कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। बेकिंग सोडा क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन है ना, बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क होता है, जिसको हम सेरेब्रम बोलते हैं। ठीक है, कितनी बार करवा चुका हूं।
आगे बढ़ते हैं कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक होता है। विटामिन, कौन सा विटामिन बताओ रक्त का थक्का बनाने के लिए? तो रक्त का थक्का बनाने के लिए क्या कौन सा होता है? विटामिन के होता है। विटामिन के रक्त का थक्के के लिए। आगे बढ़ते हैं। सीएनजी का प्रमुख घटक होता है, तो सीएनजी का प्रमुख घटक क्या हो जाएगा? तो ये मीथेन हो जाएगा। बायोगैस का भी मीथेन, सीएनजी का भी मीथेन। अब ये वाला है इंपोर्टेंट, बार बार एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है, पर्यावरण वाला है कि प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? सॉरी, प्रोजेक्ट टाइगर आपको बताना है कि कौन से वर्ष शुरू किया गया था। तो इसको शुरू किया गया था भाई 1973 में। कब शुरू किया गया था? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। प्रिज्म से गुजरने पर सफेद प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब भी प्रिज्म से सफेद प्रकाश को गुजारा जाता है, प्रिज्म समझते हो ना? हाँ, प्रिज्म इसमें है क्या? नहीं है। तो प्रिज्म है, जब भी प्रिज्म से सफेद प्रकाश को गुजारा जाता है तो सबसे अधिक कौन सा विचलित होता है? तो जो सबसे ज्यादा विचलित होता है वो कौन सा होता है? वोलेट होता है, बैंगनी होता है। ठीक है, कौन सा होता है? बैंगनी होता है भाई, वोलेट। मैंने आपको याद भी करवाया था, विबग्योर। ठीक है, विबग्योर याद कर लेना, तो ये हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा किसका होता है? वोयलेट का, बैंगनी का। सबसे कम किसका हो जाएगा? रेड का हो जाएगा, लाल का। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? ऐसा ही इकाई आपको बताना है। ठीक है, ये विद्युत प्रतिरोध है। तो विद्युत प्रतिरोध, ठीक है, विद्युत धारा का क्या था? अपना एम्पियर था। ये है विद्युत प्रतिरोध, तो इसका क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। तो दोनों क्वेश्चंस में कंफ्यूजन रहता है, दोनों आज वाली क्लास में करवा दिए हैं। तो विद्युत प्रतिरोध पूछे तो ओम हो जाएगा, विद्युत धारा पूछे तो एम्पियर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है? तो याद कर लो भाई सारे। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, इस तरीके से याद कर लो। तो ये कितने नंबर का होता है? 6 नंबर पे होता है भाई। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 6 होती है। कुछ तो याद कर लो, सारे तो याद नहीं कर सकते। स्टार्टिंग के ही आपसे पूछता है, कार्बन याद कर लो, ऑक्सीजन याद कर लो, हाइड्रोजन याद कर लो, हीलियम याद कर लो, ऐसे ही ज्यादा पूछता है, बाकी ज्यादा नहीं पूछता। तो ये तो याद कर लेना आप। ठीक है, क्रिकेट की गेंद स्विंग करती है क्योंकि, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो क्रिकेट की गेंद है वो स्विंग क्यों करती है? तो ये करती है भाई बर्नौली के सिद्धांत के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। व्योम मित्र रोबोट को किसके लिए डिजाइन किया गया था? व्योम मित्र जो रोबोट है उसको किसके लिए डिजाइन किया गया था? तो इसको डिजाइन किया गया था भाई इसरो गगनयान मिशन के लिए। जो हमारा इसरो है उसके गगनयान मिशन के लिए। इसरो की फुल फॉर्म भी आपसे पूछता है, इसरो की फुल फॉर्म क्या होगी? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, और आप सभी कमेंट करके बताओ कि इसका मुख्यालय कहां है? इसका मुख्यालय कहां पर है? मैं आपको सारे संगठन, उनके मुख्यालय वगैरह, उनकी स्थापना है वो एक क्लास में करवाऊंगा। और आप सभी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय आपको बताना है कि कहां पर है। ठीक है, तभी पता चलेगा कि आप पढ़ भी रहे हो कि नहीं पढ़ रहे, कि सारा यही बात इंतजार कर रहे हो कि सर करवाएंगे तभी करेंगे। ठीक है, आपको बताना है कि शिप गैमो नोमीटर जो है वो किसको मापता है? ठीक है, शिप गैमो मैनोमीटर है वो किसको मापता है? तो ये मापता है ब्लड प्रेशर को। ठीक है, किसको मापता है? आपने देखा होगा बीपी मापने के लिए जो मशीन होती है उसको बोला जाता है रक्तचाप मापने के लिए। ठीक है, कितना होना चाहिए? 120/80। ठीक है, 120/80। 120 से हाई बीपी और 80 से नीचे लो बीपी। चलो आगे बढ़ते हैं कि यूरेनियम 235 नाभिकीय रिएक्टरों में प्रयुक्त होता है क्योंकि, तो ये जो यूरेनियम 235 है वो नाभिकीय रिएक्टरों में प्रयुक्त क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या होता है? विखंडन होता है। तो ये क्या होता है? विखंडनीय होता है, इसलिए इसको प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम 235 को नाभिकीय रिएक्टरों में प्रयोग किया जाता है, इसलिए क्योंकि इसमें क्या होता है? विखंडन होता है, ये विखंडनीय होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन है।
तो जो भारत में हरित क्रांति के जनक हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? एमएस स्वामीनाथन। तो एमएस स्वामीनाथन है वो भारत में हरित क्रांति के जनक है। और ये किससे संबंधित है? ये है भाई अपनी जो खाने वाला अनाज होता है, ठीक है, अनाज की उपज को बढ़ाने के लिए, तो अनाज की उपज को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति है, जिसमें गेहूं, गेहूं, जो, ठीक है, इन सभी चीजों के लिए था, ये मेनली गेहूं के लिए था, ठीक है। और इसका सबसे ज्यादा प्रभाव कहां पर हुआ? हरियाणा में, पंजाब में, यूपी में, ठीक है, हरित क्रांति का। टूथपेस्ट में विरंजक एजेंट है, तो जो टूथपेस्ट में विरंजक एजेंट है वो क्या है? तो ये हो जाएगा भाई आपका टाइटेनियम डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? टाइटेनियम डाइऑक्साइड। तो टूथपेस्ट होता है जो हम सुबह सुबह सभी करते हैं, उसमें विरंजक एजेंट क्या होता है? टाइटेनियम डाइऑक्साइड होता है। ये किसमें होता है? जो हम कलर करते हैं, रंग करते हैं, उनमें भी यही होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सभी अम्लों में उपस्थित तत्व है, तो सभी अम्लों में कौन सा पाया जाता है? तो सभी अम्ल आपने देखा होगा HCl, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? अभी हमने कौन सी क्रांति पढ़ी थी? हरित क्रांति। अब नीली क्रांति किससे संबंधित हो जाएगी? तो जो नीली क्रांति है किससे संबंधित है? ये मत्स्य पालन से है, ठीक है, ये मत्स्य पालन से है, कृषि के लिए थी वो, ठीक है। कौन सी? हरित क्रांति है, हरित क्रांति, वो किससे संबंधित हो जाएगी? कृषि से हो जाएगी, अनाज से संबंधित हो जाएगी, ठीक है। डेयरी से कौन सी पूछी जाती है? श्वेत क्रांति है, श्वेत क्रांति है, वो किससे हो जाएगी भाई? अपनी डेयरी से हो जाएगी, दूध से हो जाएगी, ठीक है। और मत्स्य पालन से कौन सी हो जाएगी? नीली क्रांति हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं कि एस्प्रिन को रासायनिक रूप से कहा जाता है, तो जो एस्प्रिन होता है उसको रासायनिक रूप से क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है भाई एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल, ठीक है, एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल बोला जाता है। किसको? एस्प्रिन को बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि रेड डाटा बुक दस्तावेज करती है, जो रेड डाटा बुक है, रेड डाटा बुक, ठीक है, उसमें कुछ से संबंधित डॉक्यूमेंट्स रखे गए हैं। तो जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, ठीक है, रेड का मतलब क्या समझ रहे हो? खतरा। तो जितनी भी प्रजातियां हैं वो लुप्त होने के कगार पे हैं, तो उनके सारे के सारे दस्तावेज किसमें है? रेड डाटा बुक में है, ठीक है। जब विलुप्त हो जाएं तो भी हमें पता रहे कि ये प्रजातियां थी, ठीक है। जैसे अभी डायनासोर वगैरह के बारे में पढ़ते हैं ना, ऐसे अभी इन प्रजातियों के बारे में आगे आने वाली पीढ़ियां पढ़े। एमिनोमीटर मापता है, तो ये मापने वाले सारे के सारे याद कर लेना। एमिनोमीटर आपने देखा होगा, पहले भी आया था। बैरोमीटर किसको मापता था? वायुमंडलीय दाब को मापता था, ठीक है। ह्यूमिडिटी को कौन सा मापता था? आर्द्रता मापी मापता था। तो जो क्या है? एनीमोमीटर। क्या है? एनीमोमीटर है, एनीमोमीटर। तो ये मापता है हवा की गति को, ठीक है। किसको मापता है? हवा की गति को मापता है भाई, ठीक है, हवा की गति को। आगे बढ़ते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का स्रोत होता है। तो जो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहां से मिलती है? ठीक है, क्योंकि हमारे पर्यावरण में तो ऑक्सीजन है नहीं, तो कहां से मिलेगी? तो वो जल से मिलती है, क्योंकि पेड़ पौधे कहां से? नीचे से पानी ले रहे होते हैं ना, अपनी जड़ों से। तो जो पानी होता है उसमें ऑक्सीजन होती है, तो H2O, ठीक है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कहां से मिलती है? पानी से मिल रही होती है पेड़ पौधों को। कोशिका का पावर हाउस उत्पन्न करता है, तो कोशिका का पावर हाउस है वो उत्पन्न करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ATP। और कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका क्वेश्चन, देखिए क्या है कि किसी तत्व के समस्थानिक में होता है, जो किसी तत्व है उसके समस्थानिक में क्या होता है? समान द्रव्यमान, भिन्न परमाणु क्रमांक, बिल्कुल सही है, केवल न्यूट्रॉन भिन्न होता है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा भाई आपका ये वाला हो जाएगा, बी वाला छोड़ दो, बाकी ए और सी वाला हो जाएगा, ए और सी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें ए और सी दोनों है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? समान परमाणु क्रमांक, भिन्न द्रव्यमान, यानी परमाणु क्रमांक तो समान होगा लेकिन द्रव्यमान क्या होगा? भिन्न होगा। और इसके अलावा केवल न्यूट्रॉन भिन्न होगा, ठीक है। तो ये भी याद रख लेना, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मानव रक्त का पीएच मान बार बार एग्जाम्स में आता है। तो मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। ये क्या होता है? स्लाइटली एल्कलाइन होता है, ये भी याद रख लेना, ठीक है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो भारत का पहला उपग्रह हो जाएगा भाई आर्यभट्ट। इसको कब छोड़ा गया था? 1975 में, याद कर लेना, आर्यभट्ट है 1975 में। प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है? डायमंड होता है, हीरा होता है, ठीक है। डायमंड होता है, जो हीरा होता है, और ये क्या होता है? ये भी कार्बन ही होता है भाई, ठीक है। डायमंड हीरा है, वो सबसे क्या होता है? मजबूत होता है, सबसे कठोर पदार्थ होता है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? तो जो डॉक्टर विक्रम साराभाई जी हैं, उनको क्या कहा जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है, विक्रम साराभाई जी। तो ये आपके एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं कि डायलिसिस का उपयोग तब किया जाता है जब रोगी का खालिस्तान खराब हो जाता है। तो प्रेमानंद जी महाराज से आपने बार बार सुना होगा कि मेरा डायलिसिस होता है, मेरा डायलिसिस होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनकी दोनों किडनियां खराब हैं, ये भी आपने सुना होगा। तो वो क्या है? जब किडनियां खराब हो जाती हैं उस समय डायलिसिस होता है, ठीक है। तो इसलिए जो सीखते रहते हो ना, वही एग्जाम्स में आता है, इसलिए इसको जनरल साइंस बोला जाता है। चलो, कृत्रिम उपग्रह के अंदर व्यक्ति भारहीन अनुभव करता है क्योंकि, तो जो कृत्रिम उपग्रह होता है, ठीक है, प्राकृतिक नहीं कृत्रिम, यानी जो मानव निर्मित उपग्रह है, उनमें व्यक्ति है वो भारहीन अनुभव करता है कि उनका कोई भी भार नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्या होता है? सैटेलाइट इज फ्री फॉल स्टेट, तो ये हो जाएगा, ठीक है। उपग्रह मुक्त पतन की अवस्था में होता है, ठीक है। तो इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं कि पानी के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। तो जो पानी है वो वाष्प में बदलता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं वाष्पीकरण, ठीक है। क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन बोलते हैं, वाष्पीकरण उसको बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है? बार बार एग्जाम्स में आने वाला क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? CaOCl2, CaOCl2। चलो, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ था? काफी क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट और बता दो, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। प्रोजेक्ट एलिफेंट, ठीक है, शुरुआत कब की गई थी? 3 डेट हमने याद की हैं। एक थी 2 अक्टूबर 2014, एक था आपका 1973, और अब ये तीसरी है प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ था? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू हुआ था 1992 में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तीनों डेट आपको याद रख लेनी है, ठीक है। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ था? 1973 में। आगे बढ़ते हैं कि सोनार में प्रयुक्त सिद्धांत है। सोनार में प्रयुक्त सिद्धांत क्या होता है? सोनार में प्रयुक्त सिद्धांत, पहले समझो सोनार होती क्या है। तो जो हमारे जहाज वगैरह है, ठीक है, बड़े बड़े जहाज, वो समुद्र के अंदर जाते हैं, महासागर के अंदर जाते हैं, और उनकी गहराई मापी जाती है सोनार के द्वारा। तो जो पानी होता है समुद्र का, महासागर का, उसमें एक रेंज डाली जाती है, किरण छोड़ी जाती है, जो पानी के नीचे सतह पर जाती है और टकराती है और वापस आती है परावर्तित करके, ठीक है। तो फिर क्या होता है? उससे हमें क्या पता चलता है कि उसकी गहराई कितनी है, और ये कैसे पता चलता है कि टकराने के बाद वो कितने समय में आती है? जो समय लगता है उससे हमें पता चलता है। हमें तो क्या भाई, जो चेक करते हैं उनको पता चलता है। तो वो ये होता है भाई सोनार, समुद्र की, महासागर की गहराई मापने के लिए। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे पूछा है कि कौन सा सिद्धांत इसमें काम करता है। तो इसमें सिद्धांत काम करता है एको ऑफ साउंड, यानी ध्वनि की प्रतिध्वनि, यानी जो ध्वनि जाती है वो वापस जो आती है उसमें जितना समय लगता है उसी को बोला जाता है। तो एको ऑफ साउंड, ठीक है। तो यहां पर देखो, आज हमारे क्वेश्चंस हैं वो समाप्त हो गए हैं, सारे के सारे बहुत अच्छे लगे होंगे। लेकिन आप देखो क्या कर रहे हो भाई, ठीक है। 51% स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमारी क्लास डेली देख रहे हैं, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे। बिल्कुल फ्री है, कुछ नहीं करना। जो नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा है ना, उस पर क्लिक करो, साथ में बेल आइकन प्रेस करो, ताकि आने वाली सभी क्लासेज आपको मिल सके। मैंने अभी आपको बताया ना कि फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, सभी की मैराथन आने वाली है। जीके भी की भी मैराथन आपकी आएगी, जो आपके एग्जाम्स के लिए। क्योंकि मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट है
सिर्फ आपका सिलेक्शन करवाना। इस बार आर्मी अग्निवीर में आपका सिलेक्शन करवाना है, आर्मी की वर्दी आपको पहनानी है। तो सब्सक्राइब कर लो ताकि सारी की सारी नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आज वाली क्लास अच्छी लगी होगी। और अगर भाई आज लाइट नहीं गई तो रीजनिंग की कल आपको मैराथन क्लास मिल जाएगी। रीजनिंग की मैराथन है वो आपको मिलने वाली है। मोस्टली तो भाई मैंने कोर्स में करवाया हुआ है तो मेरे पास पहले से रिकॉर्डेड है, लेकिन कुछ और करवानी बाकी है। बस 2 से 3 घंटे की रिकॉर्डेड बाकी है, रिकॉर्ड करना बाकी है, बाकी तो मेरे पास पहले से अवेलेबल है। ठीक है, आपके एग्जाम्स के हिसाब से। ओके जी, बस 2 से 3 घंटे की अगर आज रिकॉर्ड हो गया तो फिर कल आपको मिल जाएगा, वरना परसों आपको मैराथन मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।